धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने ही प्रोग्राम में। तो चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, एक बहुत खूबसूरत सा गीत है। तो इस गीत से प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, अपने सभी साथी जुड़ जाएंगे। और ये आज की स्थिति पर है, जब पूज्य हजूर पिताजी वापस सुनारिया चले गए हैं, तो एक बहुत खूबसूरत सा एक पेशकश है आप सभी के लिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा है। तो फिल्मी, लेकिन अच्छा लगेगा साहब। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। सुमित ढांडा जी, अमित चलाना जी, गुरतेज ठिन साहब और पप्पू राम जी, जसपाल भाई, अमित चंद जी, रघुवीर जी और जो भी सेवादार देख रहे हैं सभी को धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो पहले दो एक बातें कर लें कि सबसे पहले तो अभी की खबर ये है कि पूज्य हजूर पिताजी आज लौट गए हैं वापस सुनारिया। तो एक ये खबर है साहब, बड़ी खबर है, लेकिन कुछ लोग इसी खबर को बड़े मसाले के साथ आपको परोस रहे हैं। जब पिताजी आते हैं तब तकलीफ होती है, देखो जी वो यहाँ आ गए, यहाँ क्यों आ गए, उनको तो वहाँ होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था उनको? ज़्यादा पीजीआई रोहतक होना चाहिए था, या रोहतक के किसी जनरल अस्पताल में होना चाहिए था। ये सोच है साहब। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कई बार क्या था, हमारा जो बोलने का सिस्टम है ना साहब, हाँ पिताजी ठीक है, लेकिन एक चिंता की खबर थी इसमें, मैंने एक पढ़ा अखबार में, तो मैं आपको उसकी दो लाइनें वो भी पढ़ के सुना दूँ। एक्चुअली क्या है कि इसमें कई सारे पेज हैं, अभी आप देखिए, और आप का सोचने का तरीका जब तक नहीं बदलेगा साहब, तब तक आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि लोग अपने तरीके से समझाना चाहते हैं। लेकिन मैं अब आपको जो दुनिया में चर्चा है सब उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ आपके साथ में, और उस पर ही विचार करेंगे हम सारे कि भाई आखिर मसला क्या है, माजरा क्या है। जैसे कि आप सबको पता है, पूज्य हजूर पिताजी यहाँ अपना मेदांता में आए इलाज के लिए। परिवार उनसे मिला, बहन हनीप्रीत का काफ़ी विवाद रहा कि उनका अटेंडेंट कार्ड क्यों बन गया, बाकी वो क्यों नहीं बना, जबकि अटेंडेंट कार्ड किसी नाम से नहीं बनता है, वो एक पास होता है एक अपने मरीज से मिलने के लिए अस्पताल के अंदर। वो परिवार के लिए होता है, कोई भी आए कोई भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एंट्री उसी की होती है जिसके पास कार्ड होता है साहब। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिए कि विरोध किस स्तर का है, और हमारे वाले क्या कहानी सुनाते हैं, और दुनियावी लोग किस तरीके से कहानी पेश करते हैं। आपने नाम सुना होगा, छत्रपति पत्रकार थे एक, जिनकी हत्या हुई, और उनका आरोप भी पूज्य हजूर पिताजी के सर लगा कि भाई इन्होंने साजिश करके उनको मरवा दिया। आजीवन कारावास की सजा है उस हत्याकांड में। उनका लड़का है अंशुल छत्रपति, उसने एक पंजाब हाई कोर्ट में एक चिट्ठी लिखी न्यायाधीश साहब को कि भाई लिखकर गंभीर आरोप लगाए कि आरोप के अनुसार अपने राजनीतिक संबंधों का फायदा उठाते हुए और स्वास्थ्य आधारित पैरोल लेकर राम रहीम जी अस्पताल में 5 सितारा होटल जैसी सेवाएं ले रहे हैं। अंशुल ने मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है, डिमांड की है कि भाई वो, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, हमारे वाले जो जिन्हें हम समझ रहे हैं कि वो सबसे बड़े हनुमान वही हैं साहब, पहाड़ वही उठा के ले जा रहे हैं सर पे, आप समझिए बात को। वो भी तो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ क्यों, मेदांता जैसे 5 स्टार होटल में क्यों पिताजी क्यों है वहाँ पर, और पिताजी के आसपास जो आश्रम के जो सेवादार हैं उनकी चिंता में परेशान क्यों है। चाहे कोई लिखने वाली पोस्ट देख लो, चाहे बोलने वाली कोई पोस्ट देख लो साहब, सब में यही कहानियां मिलेंगी आपको कि पिताजी को ये मिलने आ गया, पिताजी के पास ये दिखाई दे रहा है, पिताजी के साथ वो दिखाई दे रहा है। जो भाषा बोलने वालों के साथ वो इन लिखने वालों की भी है। अभी आगे पढ़िएगा। अंशुल ने कहा कि राम रहीम जी पर हत्या, दुष्कर्म और इसके अतिरिक्त कई अन्य गंभीर मामलों के केस दर्ज है।
यहाँ पिताजी की बात की जा रही है साहब, और हमारे वाले उनकी बात करते हैं जो पूज्य गुरु पिताजी के आसपास दिखते हैं। जो हो सकता है मैं भी चला जाऊँ गुड़गांव कि चलिए पिताजी के दर्शन हो जाए, दिख जाए कैसे भी, चाहे मैं कोरोना टेस्ट की लाइन में लग जाऊं, चाहे आंखों की जांच कराने के नाम पे चला जाऊं, चाहे मैं कहूं कि बुखार है, मेरे शरीर में दर्द है, ओपीडी तो लगती है साहब हर अस्पताल के अंदर। दुनिया के अंदर जितने भी अस्पताल हैं साहब, तमाम अस्पतालों में ओपीडी लगती है, जिसमें कोई भी एक सामान्य आदमी जाए और अपने इलाज की प्रक्रिया शुरू कराए। वो डॉक्टर को दिखाएगा जी मेरे दांत खराब हो गए साहब, ठीक है भाई इसमें तुम सफाई करा लो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है नहीं है वो एक अलग विषय, आप जाए, आपको कोई मना नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको ये था कि शायद हो सकता है उसी वाले फ्लोर पे जाने का मौका मिल जाए कि इधर उधर दाएं बाएं से, ऐसे बहुत सारे साथी गए होंगे। अब बाकायदा नाम ले लेकर कहा जाता है कि फलाना सिंह वहाँ खड़ा है, फलाना सिंह उस कोने में खड़ा था, वो वहाँ वाली पार्किंग में खड़ा था, वो छत के ऊपर था, वो छत के नीचे, तमाम तरह की कहानियां सुनाई जाती है। उन्हीं कहानियों के आधार पर आप कहते हैं ना शक क्यों करते हो, शक की वजह साहब यही है। अब जब दो कहानियों में किरदारों के नाम बदलते, सिर्फ किरदारों के नाम बदल जाते साहब, लेकिन स्टोरी वही है। कैसे? अब देखिए, अंशुल ने कहा कि राम रहीम जी पर हत्या दुष्कर्म। सासंगा जी मैं एक्चुअली आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ, जो आर्टिकल है ना, ये मैं आर्टिकल पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें कई शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आपको पसंद ना हो, जो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के सुनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें जब तक समझ में नहीं, जब तक आप सुनेंगे नहीं चीज़ों को। तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, जैसे दुष्कर्म लिखा है या कुछ और चीज़ें, मैं आपको एक्चुअल में वो खबर पढ़ के बता रहा हूँ जो लिखी हुई है इसके अंदर। आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी तरफ से कहानियाँ सुनाना शुरू कर रहा हूँ आपको। ये एक अमर उजाला नाम का अखबार है जिसमें छपा है। अंशुल ने कहा कि राम रहीम पर हत्या दुष्कर्म और इसके अतिरिक्त कई अन्य गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं, कुछ में वह दोषी भी करार दिए जा चुके हैं। याची ने कहा, याची मीन्स अंशुल ने कहा कि वह कभी अपनी बीमारी, कभी मां की बीमारी और कभी ऐसे ही बहाने बनाकर पैरोल की मांग करते। सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि जब स्वास्थ्य आधारित पैरोल पर निर्णय लेना हो तो उस दौरान इसका आधार स्वास्थ्य से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए। राम रहीम अक्सर ऐसी पैरोल का फायदा उठाते हुए गुरुग्राम के फार्म हाउस में डेरा के अधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक करता है। ध्यान से सुनेगा शासन, जो ये लाइन है गोपनीय बैठक करते हैं, अभी इसी पर चर्चा भी करेंगे हम लोग। गोपनीय बैठक करते हैं। अंशुल ने कहा कि यदि राम रहीम जी कोरोना संक्रमित हो तो उनसे किसी से मिलने नहीं देना चाहिए। हनीप्रीत को उनका अटेंडेंट बना दिया गया। साथ ही यह भी कहा कि जब जेल में राम रहीम को अकेला रखा गया था तो वह कैसे किसी कोरोना से संक्रमित के संपर्क में आकर संक्रमित हो सकते हैं या कैसे उनको कोरोना हो गया। साथ ही राम रहीम का कोरोना टेस्ट पीजीआई में न करवाने पर भी सवाल उठाया गया। पत्र में कहा गया कि राम रहीम गंभीर मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद सजा काट रहे हैं और हनीप्रीत पंचकुला हिंसा में मामले में आरोपी है। ऐसे में दोनों को साथ रखने से किसी खतरे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही राम रहीम जी को विशेष सुविधाएं देना भी राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। सासंग जी ऐसी बातें, ये आज के अखबार का आर्टिकल है, ऐसी बातें आप अनुमान के अपने दिमाग पर जोर डालिए। पिछले कई दिनों से इसी लैंग्वेज में कौन लोग बात कर रहे हैं, आखिर कौन है वो लोग जो सेम पैटर्न पर काम कर रहे हैं और सेम पैटर्न पर ही अंशुल छत्रपति काम कर रहा है। पैटर्न सेम नहीं हो सकते साहब, विचारधारा नहीं मिल सकती है कई सारे लोगों की एक जैसी। अंशुल भी ये कह रहा है कि हनीप्रीत, राम रहीम जी और जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी है वो मिलकर फिर दंगा कर सकते हैं या कुछ हरियाणा की स्थिति खराब, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। और साहब जो मुझ जैसे मेरे साथी और भी हैं बहुत सारे, वो भी इसी बात को कह रहे हैं। तो अंशुल में और उनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नजर आए तो बताइएगा जरूर सासंग जी। संतोष बहन धन धन सतगुरु त्रियासरा, रिंकू भाई धन धन सतगुरु त्रियासरा, माया देवी जी धन धन सतगुरु त्रियासरा। सब पोल तो खुल गई, अब किस लिए आए हो? इसीलिए तो आया हूँ, पोल का खोलना भी जरूरी है। आपकी समझ में नहीं आएगा माया जी, क्योंकि आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ा है साहब, तो चश्मे को उतारें, भक्ति वाले चश्मे में आए तो शायद समझ में आएगा। देवेंद्र सैनी जी गुड़गांव से, इनको समझ में आ रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सरल भाषा में कह रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप किसी के वकील बन के दलील देंगे ना साहब बैठ करके, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएंगी सारी कही गई बातें। लेकिन मुझे ये तो बताओ, जो बात अंशुल आज कह रहा है उस बात को बहुत सारे ऑनलाइन आकर के
लोग कह रहे हैं, उनके पेजेस पे लिखा जाता है इन सब बातों को। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता साहब कि जो बात इन्होंने कही वही अंशुल कह रहेगा, कहीं तो गड़बड़ है साहब। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, समझना होगा साथ संगत जी। अब बात आती है कि मेरी कई सारी वीडियोस काट काट कर आ रही हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा है साहब, छाती ठोक करेगा हमेशा। जब मुझे लगा कि वो ठीक बोल रहा है तो ठीक था मैं उसके साथ, जब मुझे लगा कि पैटर्न बदल गया साहब तो मैं क्यों खड़ा रहूंगा, हट जाऊंगा रास्ते से ना, और हट गया। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, आंखें खोलो। इससे ज़्यादा सरल भाषा हो नहीं सकती जो मैं आपको समझाने को, जिस पैटर्न पर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कुछ साथी सेवादार बाद में जुड़ रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप पूरा ऊपर से देखिएगा क्योंकि आप सबको अच्छे से समझ में आनी चाहिए चीज़ें। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ये देखें आप, ये एक amarujala.com है, ये मेरा साथ छोटा सा एक कंप्यूटर है, इस पर ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये देखें आप, ये आप भी अपने घर पे देख सकते हैं इसको। amarujala.com, हरियाणा पंचकुला टॉकिंग एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल प्राइस, राम रहीम इज टेकिंग सर्विसेज। आप खाली अमर उजाला लिखिए, और अमर उजाला लिखने के बाद मैं आपको खबर ढूंढना सिखा रहा हूँ साथ संगत जी। रोज ढूंढिए, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ऊपर ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है ऊपर, वो हाथ जलाने वाला कांच का बड़ा सा, वो जिससे हाथ जल जाते थे, कागज जला लिया करते थे बचपन में। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है यहाँ पे, इस पर आप लिखिएगा, इस पर क्लिक करते ही लिखिएगा राम रहीम। खट से पिताजी की एकदम से जो भी लेटेस्ट खबर होगी, जो आपको शायद किसी अखबार में नहीं मिलेगी पढ़ने को, वो भी आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर है। ये ऑनलाइन पेपर है जो आपको तुरंत दिखाई देगा, और ये हो सकता कल के अखबार में छपा हुआ मिले आपको। और इस खबर के साथ में देखो जी, अंशुल ने एक आपत्ति दर्ज की थी, उसके बाद बाबा राम रहीम को भेजा गया, वापस सुना दिया। ये भी खबर हो सकती है। हाँ, मेरी आंखों पे बिल्कुल चश्मा चढ़ा है सदगुरु की दया में, रहमत का, उसके प्यार मोहब्बत का। तो वैसे मैंने एक माया जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के जवाब देने की जरूरत नहीं है जो सुनना नहीं चाहते, जो दूसरे की वकील बन के दलील करनी है जिन्होंने, वो साहब उन्हीं के पेज पे जाएं, उन्हें ही सुने। जब आपको लग रहा है कि मैं गुमराह कर रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो वाई आर यू हियर, आप हैं क्यों यहाँ? मत सुनिए साहब, आप भटक जाएंगे मुझे सुन करके, मत सुनिए। तो चलिए, जो साथी सेवादार अभी जुड़े हैं बाद में, तो मैं उनको दिखा दूं कि ये खबर है, ये चंडीगढ़ से खबर लगी है अमर उजाला में। तो इस खबर का जो पूरा मजमून है उसकी लैंग्वेज को समझिए, और जो पिछले कई दिनों से कुछ चैनल वाले, जैसे हमारा पेज है, ऐसे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेता हूँ साहब किसी का, कि नाम लेते ना बहुत सारी चीज़ें उलझती हैं, तो लेकिन आप उलझे ना चीज़ों को, बस समझने की कोशिश, सुन आप उनको भी रहें, सुन मुझे भी रहें। आप जो बात मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, वही बात अब पिछले 4-5 दिन से लगातार चल रही थी, जब से पिताजी चले नहीं गए आकर के, यहाँ से गुड़गांव से आकर के चले नहीं गए, वापस सुना दिया। आज पूज्य हजूर पिताजी गुड़गांव वापस लौट गए हैं, और आप सबकी जानकारी लिए खबर सुना रहा हूँ मैं आपको पढ़ करके। इस खबर का आकलन कीजिए, आप इस खबर का आकलन कीजिएगा उन टिप्पणियों से, उन पोस्टों से जो पोस्टें की जा रही हैं। हुकमचंद जी, आप भी ध्यान से सुनिएगा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है। मृतक पत्रकार, और मैं आप सबसे पुनः एक बार माफ़ी मांग लेता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भाषा मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, आपको भी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन सच जानने के लिए आपको मैं वो खबर सुना रहा हूँ जो अखबार में छपी है। इसमें कई शब्द ऐसे ऊपर नीचे हो सकते हैं जो आपके मन को भी ठेस पहुंचा सकते हैं, मेरी आत्मा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन सच से अगर पर्दा उठाना है साहब, तो ऐसी कुछ कच्ची पक्की बातें आपको सुननी पड़ेगी। चलिए देखते हैं पिताजी कहाँ हैं भाई जी। अभी सुब्रम जी पिताजी जा चुके हैं सुनारिया वापस। तो एक खबर है, मृतक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप के अनुसार अपने राजनीतिक संबंधों का फायदा उठाते हुए स्वास्थ्य आधारित पैरोल लेकर राम रहीम अस्पताल में 5 सितारा होटल जैसी सेवाएं ले रहे हैं। अंशुल ने मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई जो सिरसा वाले बाबा जी हैं राम रहीम जी, वो उनका जो कहने की भावना है, उनका इलाज एक 3rd क्लास से अस्पताल में होना चाहिए, जहाँ कोई आता जाता ना हो, मक्खियाँ भिनकती हो, जहाँ बहुत सारे गंदगी का ढेर हो, साफ सुथरे अस्पताल में इलाज ना हो। क्यों इलाज के लिए आए हैं साहब, और उन्हें पीजीआई रोहतक ने रेफर किया है कि भाई ये जांच सुविधा है, जो जिन तकलीफों से गुरुजी गुजर रहे हैं, उन तकलीफों का इलाज हमारे यहाँ नहीं है। इलाज तो है लेकिन जांच हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है, तो ये जांचें या तो एम्स में होंगी दिल्ली, या फिर आप मेदांता में करा लीजिए। तो दिल्ली कोरोना
का हब है इस टाइम, लेकिन अभी तो राहत है बेपरवाही की दया में से। लेकिन वहाँ कोविड सेंटर चल रहा है, क्या नाम है आपके इसमें, ये दिल्ली एम्स में। तो पूज्य हजूर पिताजी को रेफर किया गया, किसके उस पर कहा गया कि जो स्वास्थ्य अधिकारी जो यहाँ पर हैं उनके लिखित आधार पर है कि भाई राम रहीम जी को अब इलाज के लिए वहाँ भेज दो। कहाँ भेज दो? मेदांता में, गुड़गांव में आ गए जी पिताजी। गुड़गांव में आने के बाद जैसे ही पिताजी आते हैं गुड़गांव, तो जो पतंगे लगने शुरू हुए। जैसे अंशुल की जो भाषा है ना साहब, वो उन प्रोग्राम करने वालों की, जैसे मैं प्रोग्राम करता हूँ ऐसे मेरे और मालिक के प्यारे बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, उनकी भाषा में और इस भाषा को आप कंपेयर कीजिएगा साहब कि कितना फ़र्क है या कितनी मिलान हो रहा है इनकी बातों का, इनके बयानों की जो मिलावट है साहब, उसमें कहीं ना कहीं तो एक जैसी बात है। मैं कई दिन से कह रहा हूँ आपको कि समझो साधसंग जी साजिश है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं। कल तक तो मोहित के पक्ष में बोल रहा था, आज मैनेजमेंट के पक्ष में बोल रहा है। मैनेजमेंट से कोई लेना देना, तेल लेना मैनेजमेंट से। कल भी डेरा सच्चा सौदा के साथ पूज्य हजूर पिताजी के साथ था और आज भी पिताजी के साथ है। यार में कोई फर्क नहीं पड़ता किसके खिलाफ बोलना है, किसके पक्ष में बोलना है। फ्लोरा जी, ब्लॉक करना इसलिए जरूरी है, अगर आपको भी नहीं सुनना आप मत देखिए। अगर आप अच्छा नहीं सुन सकते तो अच्छा बोल भी नहीं सकते साहब, तो आपका होना ना होना मेरे लिए एक जैसा है। आप कमेंट मत कीजिए, आप सुन लीजिए, आप सिर्फ सुन लीजिए। अभी देखिए, अभी ना कुछ मुझे लग रहा है कुछ उछल कूद करने वाली फर्जी आईडी वाले साथी आ गए हैं, तो मैं मैसेज हाइड कर रहा हूं, मैं लास्ट में पढ़ लूंगा बाद में सभी को, ये हाइड कर दीजिए। अंशुल ने कहा कि राम रहीम जी पर हत्या, दुष्कर्म और इसके अतिरिक्त कई अन्य गंभीर मामलों में केस दर्ज है। कुछ में वो दोषी भी करार दिए जा चुके हैं। अंशुल ने कहा कि वह कभी अपनी बीमारी, कभी अपनी माताजी की बीमारी और कभी ऐसे ही बहाने बनाकर पैरोल की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि जब स्वास्थ्य आधारित पैरोल पर निर्णय लेना हो तो उसके दौरान इसका आधार स्वास्थ्य से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए। यहां तक पढ़ दिया, इस पर चर्चा करते हैं। अंशुल ने लिखा कि भाई वो एक दोषी हैं, वो कभी अपनी माताजी की बीमारी का बहाना बनाते हैं, कभी खुद की बीमारी का बहाना बनाते हैं। तो इसमें फिर आगे अखबार ने एक लाइन जोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के ये स्पष्ट हो चुका है कि जब स्वास्थ्य आधारित पैरोल पर निर्णय लेना हो तो उस दौरान उसका आधार स्वास्थ्य से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए। पूज्य हजूर पिताजी बीमार हुए, पीजीआई रोहतक भर्ती हुए, वापस गए, दोबारा पेट में काफ़ी तेज दर्द हुआ उनको, वापस लेकर के आए अपने, क्या नाम है इसका, पीजीआई रोहतक में। वहाँ ये तय किया गया कि भाई यहाँ पर जो इनको पेनक्रियाज में तकलीफ है, ये पेनक्रियाज तो बाद में समझ में आया जब यहाँ लेकर के आए मेदांता। इलाज के दौरान पता लगा कि पेनक्रियाज में सूजन है पिताजी के, जिसकी वजह से उनको पेट में दर्द है। एडमिट हो गए साहब। इसमें अब ये तो रहा नहीं कहीं भी कि भाई ये अपनी मर्जी से बहाने लगा के चल रहे हैं। जांच में, डॉक्टरी जांच है, जांच में दिखाई दे रहा है कि पेट में सूजन है, तो इसमें बहाने वाली तो बात नहीं है। चलिए जी, दूसरा पेज बढ़ते हैं अब आगे। राम रहीम अक्सर ऐसी पैरोल का फायदा उठाते हुए गुरुग्राम के फार्म हाउस में, अक्सर कहा गया अक्सर, जबकि पूज्य हजूर पिताजी अभी पीछे कौन सा फार्म हाउस है, रुद्रा करके शायद था कुछ, उस फार्म हाउस में एक दिन की पैरोल थी माताजी से मिलने की। माताजी को मिल करके पिताजी वापस पहुंचे वहां फार्म हाउस में, परिवार के साथ बैठ करके उन्होंने लंच किया, जैसा अखबार में पढ़ा है हम सब ने साहब, लंच किया। और देखिए, कुछ खिलाड़ी कह रहे हैं कि वो तो वहां पहुंचे ही नहीं, फर्जी था। अब मजेदार बात सुनिए, अंशुल रिटर्न में दे रहा है साहब जज साहब को कि क्या दे रहे हैं अंशुल रिटर्न में, कि राम रहीम जी फर्जी पैरोल पे जाते हैं साहब। कहाँ जाते हैं? रुद्रा फॉर्म में जाते हैं गुड़गांव के, और वहां जाकर के अपने परिवार से मिलते हैं और डेरा के अधिकारियों के साथ, देखिए आप, ये दिखा रहा हूं मैं, लिखा हुआ डेरा के अधिकारियों के साथ, फार्म हाउस में डेरा के अधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अंशुल जी कि भाई वहां जाकर के वो गोपनीय बैठक करते हैं साहब। अब ये देखो कि एक तरफ कहा, हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई वहां तो गए नहीं, फर्जी थे, मिले नहीं, आए नहीं, गए नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आरोप क्या लग रहे हैं, बाहरी तरफ से आरोप क्या लग रहे हैं कि नहीं जी वो तो अपने लोगों के साथ मिल रहे हैं। जबकि और अखबारों ने उस दिन कहा था कि राम रहीम अपने परिवार से मिले, राम रहीम अपने डेरे के बहुत सारे मैनेजमेंट के लोगों से मिले, राम रहीम जी अपने परिवार से मिले, हनीप्रीत बहन से मिले, यहां तक भी लिखा गया है। लेकिन
हमारी नाक कट रही थी ना साहब, क्योंकि हमने बहुत दिन बहन को गाली दिया। MDH का है साहब, महादेवी हनीप्रीत का है। हमारी नाक कट रही थी साहब इस बात से। चलो जी, वो बात भी आई गई हुई। अब खेल में टर्निंग पॉइंट कब आता है साहब? चलिए ये खबर पूरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी बातचीत करेंगे हल्की सी। अंशुल ने कहा कि यदि राम रहीम जी कोरोना संक्रमित हैं तो उनसे किसी को मिलने नहीं देना चाहिए। हनीप्रीत को उनका अटेंडेंट बना दिया गया। अब एक बात सुनिए, आपने वो मुझे नाम नहीं पता उनका क्या है, अगर किसी को नाम पता है तो बताइएगा मुझे। जो चौटाला जी हैं शायद, जो जेल मंत्री हैं या कानून मंत्री हैं हरियाणा के, उनका एक बयान सुना होगा आपने। उन्होंने कहा था कि मुझे भी कोरोना हुआ, मैंने खुद सुना उस वीडियो में शायद, अगर देखो मेरे पास वीडियो रही होगी, अगर डिलीट नहीं की है मैंने तो मैं कित गई भाई, शाबाश। हाँ ले उसमें उन्होंने खुद कहा है उस वीडियो में कि जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ तो मेरे तक भी मिलने वाले जब आते थे तो पूरी पीपी किट में आते थे साहब। ये कहाँ लिखा है कि आप पीपी किट पहन करके नहीं मिल सकते लोगों से? ये जेल मंत्री के बयान थे साहब। तो अंशुल कह रहा है कि भाई वहां पर उन अटेंडेंट क्यों बनाए गए? हालचाल पूछने के लिए, तबीयत कैसी है, ये सब हम मेल मुलाकात कर सकते हैं। बस प्रिकॉशन रखना होता है। कोरोना अगर पॉजिटिव है कोई तो उसके पास जाते वक्त आपको जो WHO गाइडलाइन है उसके आधार पर आप उनसे मिल सकते हैं। जैसे पीपी किट पहन ली, मास्क, ग्लव्स, सब तरीके की पूरी, यानी कि आप कहीं से भी संक्रमण का हिस्सेदार ना बन जाए, जा सकते हैं साहब। साथ ही जेल में राम रहीम जी को अकेला रखा गया था तो कैसे किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ गए वो? अब देखिए मजेदार बात। हाँ, रंजीत चौटाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुखिंदर भाई जी। रंजीत चौटाला जी ने कहा था उसमें कि भाई मैं जब संक्रमित हुआ था तो मुझे भी मिलने के लिए कोरोना, वो क्या बोलते हैं, पीपी किट में आते। बड़े बड़े राजनेता जब दौरे पे होते हैं साहब अस्पतालों के ना, तो वो भी पीपी किट पूरा कवर होके जाते हैं कि भाई हम भी कहीं बीमार ना हो जाए। बीमार हो तो देश कौन चलाएगा? सरकार। तो ये भी कोई इशू नहीं है, पीपी किट पहनो, कोई चले जाओ मिलने के लिए। दूसरा, लेकिन फिर बाद में ये भी क्लियर हो गया पिताजी को, जब RT-PCR की जांच आई कि भाई एंटीजन में कई बार आ जाती है, वो ज़्यादा विश्वसनीय टेस्ट नहीं है, लेकिन जो RT-PCR गले वाला जो टेस्ट है उसमें आप कंफर्म हो गया पिताजी को नहीं था कोरोना, तो कोई बात नहीं। पिताजी को अब अगले इलाज के लिए शुरू किया गया। जो उनके पेट की तकलीफ थी उसकी जांचें शुरू की क्योंकि देखिए आप एक और बात समझिएगा इसमें, जिस वक्त एंटीजन टेस्ट किया गया और जब तक RT-PCR की रिपोर्ट नहीं आई तब तक कोई भी जांच आगे की नहीं की गई थी पिताजी की। अगर मान लो कोरोना पॉजिटिव ही होते, पहले उन्हें नेगेटिव किया जाता, उसके बाद आगे का इलाज शुरू होता, चाहे वो दर्द होता चाहे कुछ भी था, उसके बाद वो प्रक्रिया सारी शुरू होती। जब रिपोर्ट आ गई RT-PCR की पिताजी नेगेटिव हैं साहब, उसके बाद पेट की जांचें शुरू हुई, MRI वगैरह जो जो कर सकते थे वो सब किया, तो उसमें पता लगा जी पेनक्रियाज में सूजन है उनके, ये बाद में पता लगा। लेकिन हमारे वाले आए तो वाह करे, देखो जी नकली रिपोर्ट, पिताजी को कोरोना करने की साजिश पुरानी, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एड्डा बोड़ा कसम केड़ा जे मगर चरित्र ना जाने, ओदे घरी ओही वस सकती जो सब चतुराइयां भूल जावे साहब। वो कैसे कैसे आकर के कब कब क्या क्या कहेगा साहब, कब कब अब जो गुनहगार जो पर्दे डाल रहे हैं ना हमारी आंखों पे साहब, उन पर्दों को कब कब उसने चुकना है साहब, ये उसका एक काम है, वही जानता है। बहन हनीप्रीत के बारे में खूब छीछाली इधर कर ली साहब। महादेवी है, पिताजी कि जब पिताजी शायद 11 या 12 तारीख में जब पहली बार वहाँ आए थे, क्या नाम है, रोहतक आए थे जब पिताजी PGI में, तब ये खबर चली कि हनीप्रीत तो वहाँ पर है, क्या बोलते हैं, अपना क्या था वो, चशिया नगरी दरबार में, हिमाचल में है। अब क्यों नहीं है पहुंची? वो आ जाए तो तकलीफ है, वो नहीं आई तो और बड़ी तकलीफ है साहब। शाही परिवार 200 किलोमीटर है, वो 600 किलोमीटर है साहब। अगले दिन पिताजी चले गए वापस। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, उसने आकर के बताया, पिछली बार तो सब चीजें पर्दे में थी, पिछली बार तो झुटला नहीं जी, ऑथेंटिकेट नहीं है कि वहां मिले थे नहीं मिले थे, कोई भी बात नहीं। चलिए
लेकिन इस बार तो साहब सबने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया, हनीप्रीत मिली, हनीप्रीत मिली, हनीप्रीत मिली। क्या कहोगे साहब कि ये भी साजिश का हिस्सा है? ये था कि अब कि राम रहीम से भी कोई मिले ही नहीं तो कोरोना संक्रमित कैसे हुए? पहले तो हुए नहीं, वो एंटीजन में आए तो कोई बात नहीं। चलिए मैं मान भी लेता हूँ कि एक बार को आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव आता तो उसकी भी बात सुन लीजिए। अमिताभ बच्चन अपनी बड़ी हवेली में बंद थे, किसी से नहीं मिल रहे थे, सारा सामान ला के पहले से पैक था घर में खाने पीने का, पूरा कुणबा साहब, पूरा कुणबा अमिताभ बच्चन का कोरोना पॉजिटिव हो गया। आपको पता है, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, वो भी पॉजिटिव हो गए। हवा में था साहब अभी हाल फिलहाल में, जैसा WHO ने कहा था कि कोरोना अभी हवा में है। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बहुत सारे सवाल हैं। मुझे तो सब चीजें समझ में आती हैं बहुत जल्दी, बेपरवाह जी की दया, मेरे से अनपढ़ आदमी जल्दी समझ लेता हूँ, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं पढ़ के गड़ गए साहब, थोड़ा टाइम लगता है उनको समझने में। लेकिन आप मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सच की राह के इसी पेज पर डालूंगा थोड़ी देर बाद। आप इसको कंपेयर कीजिएगा उन लोगों की भाषा से, अंशुल की भाषा को उन तथाकथित हनुमान टाइप के योद्धाओं से मिला लीजिएगा। अगर कहीं भी डिफरेंसेस आपको मिल जाए साहब तो बताइएगा। कहीं डिफरेंस नहीं है, पूरी लैंग्वेज पढ़ लीजिए आप। पत्र में कहा गया है कि राम रहीम जी गंभीर मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद सजा काट रहे हैं। हनीप्रीत पंचकुला हिंसा में मामले में आरोपी है। ये बात हमारे लोग कह रहे हैं साहब, हमारे लोग कह रहे हैं। ये तो अंशुल कह रहा है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, लेकिन यही बात, सेम बात हमारे लोग कह रहे हैं। कोई डिफरेंस है बात में दोनों के कहने? नहीं है साहब। आगे सुने आप। हिंसा में मामले में आरोपी हैं, ऐसे में दोनों को साथ रखने से किसी खतरे की संभावना, यही संभावना हमारे वाले उछाल रहे हैं बार बार कि यार कहीं अब ये साजिश ना रच दें, पिताजी को फंसा ना दें, आग ना लगा दें। अबे यार, प्रशासन भी कोई चीज होती है। अगर हमारे लोग पंचकुला में इकट्ठा हुए ना साहब, वो भी प्रशासन की वजह से इकट्ठे हुए, नहीं तो वो भी नहीं हो पाते। ऐसे में दोनों को साथ रखने से किसी खतरे की संभावना से इनकार नहीं किया जाता। साथ ही राम रहीम जी को विशेष सुविधाएं देना भी राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। यही तो वो भी कह रहे हैं साहब, और वही अंशुल कह रहा है। और वही आज मुझे किसी ने बताया कि हमारे अभी एक साथी हैं, उनका फोन आया मुझे थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि यार वो कौन से गुप्ता हैं, विश्वास गुप्ता, उनको किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हैरानीजनक बात है। क्योंकि अब वो भी इस मसले में कूदना चाहते हैं, क्योंकि अभी पिताजी हनीप्रीत बहन से मिले तो अब उनका मन करे चलो जी हम भी अब थोड़ा से हाईलाइट हो जाते हैं। अरे धमकी दिए तो साहब उनका फ़ोन नंबर विद डिटेल्स के साथ, रिकॉर्डिंग डिटेल्स आजकल सबके पास है साहब। चल रहे तो साहब, दो सबको जहाँ देनी है। प्यारे सदगुरु प्यारे सत्संग जी, होशियार हो जाओ। रही बात मेरे रंग बदलने की, तो मेरे रंग बदलने का बहुत सीधा सा सिद्धांत ये है साहब, मैं पूज्य हजूर पिताजी के साथ हूँ, किसी का पिछ लग्गू नहीं हूँ। जब कल मुझे लगा कि मोहित ठीक है साहब, मैंने कहा खुल करके कहा कि मोहित अच्छा बंदा है, बेपरवाही ने चुना है उसे। लेकिन जब मुझे लगा कि गलत है साहब, गलत है। अगर कोई भक्त आदमी डाकू बन जाए साहब, मैं हूं, अगर मैं कल को डाकू बन जाऊं तो मेरे साथ लगने की जरूरत क्या आपको? छोड़ के साहब जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है। ना मेरे साथ लगो ना मेरे साथ चलो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे छोड़ के साहब जाओ साहब। लेकिन जहां बेपरवाह जी के बनाए गए मर्यादाओं की बात है ना साहब, उनकी रक्षा कर लो। नहीं तो मैंने आज सुना था कहीं कि जो उसके राह में अड़ंगे अड़ाता ना साहब, उसके बच्चों को जो बदनाम करता है। मैं भी उसका बच्चा हूं, आप भी उसके बच्चे। हम तो फिर भी बहुत दूर वाले बच्चे हैं साहब, हमारा उसका रूह का रिश्ता है साहब। लेकिन जिनके साथ उसका खून का रिश्ता है, जिनके साथ उनका खून का रिश्ता है साहब, हम उनके बारे में अनाप शनाप कुछ भी मन कर रहा है बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं साहब। तो ये मेरे मन की भी आवाज है और बहुत सारे लोगों की आवाज है साहब। नाश नहीं, सर्वनाश होगा ऐसे लोगों का जो बेपरवाही की कुल पर लांछन लगा रहे हैं, जो दाग लगा रहे हैं साहब। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है।
कल फिर मिलते हैं, क्योंकि मुझे मालिक की प्यारे सत्संग जी मैं चल फिर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे एक्चुअली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी है, जिसकी वजह से मुझे बैठने में भी दिक्कत होती है, मेरे यहाँ पेन है काफ़ी। और डॉक्टर ने सजेस्ट किया मुझे कॉलर के लिए, लेकिन कभी कभी लगा लेता हूँ, ज़्यादा लगाने के लिए मना किया कि नहीं तो आदत पड़ जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। तो लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत देर तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बैठना मेरे लिए संभव नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल शाम को मिलेंगे, लेकिन चलते चलते एक दो लाइनें गुनगुना दे साहब। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अभी और सिखाना है, ऐसे तो ना जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मुझे आपके होने का एहसास हमेशा है, आओगे लौट के तुम, विश्वास हमेशा है। मेरी दुनिया के सरताज, आ जाओ लौट के आज, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ये आपकी रहमत है जो कुछ कर पाया हूँ, मैं जैसा जो भी हूँ बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपसे नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। प्रेमी कोई चाह नहीं, बस इतनी शान मिले, जब भी लूं जन्म कहीं मुझे आपसे नाम मिले। प्रेमी करते फरियाद, सतगुरु छोड़ के अपनी याद, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। नरेंद्र भाई, नरेंद्र पहल भाई, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सीमा अरोड़ा जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बबली दारोज जी बहन, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। दीपक भाई, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अमिचंद जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कमलेश वालिया जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। फ्लोरा वर्मा जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मासू जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और जो भी सेवादार जुड़े हैं प्रोग्राम से, मेरा आपसे बार बार एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ दिमाग का इस्तेमाल करो, आंखें खुली रखो, सुनो सबकी, सुनो सबकी, फिर फैसला कर लो क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हिम्मत रखो, विश्वास रखो बेपरवाह जी पे। और जो वो दिखा गए पिछले 4-5 दिन में, परिवार के बारे में अपशब्द कह रहे थे लोग, ऊपर नीचे उल्टा सीधा सब कुछ कह रहे थे। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, आज भी किसी ने कुछ लिखा है। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पिताजी के परिवार के बारे में कहा जाता है सर। मेरे बारे में गिरगिट कहो, लोमड़ी कहो, खरगोश कहो, कुत्ता कहो, बिल्ली कहो, सब मंजूर है साहब, वो उसका भी हिसाब लेगा। लेकिन जब अपने कुल की बात आएगी तो साहब बख्शेगा किसी को नहीं। किसी के सिखाए में आकर के, रूहानियत की भाषा में बता रहा हूँ साथ संगत जी,
ये नहीं कि मैं किसी को बैठ के शराब दे रहा हूँ कि ये जा भस्म हो जा, ना, ऐसा नहीं है। रूहानियत में जो सीखा है साहब। हाँ, इस पर भी बात करते हैं। दीपक भाई 1 मिनट रुकेगा कि कुलों का नाश हो जाएगा साहब, कुलों का। तुम उसकी कुलों को छेड़ोगे साहब, वो तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना इस बात को। और हाँ में हाँ मिलाने वाले भी निपटेंगे साहब। ये जो सीखा है ना रूहानियत में, वही है साहब, सब 100 बातों की एक बात, बख्शेगा किसी को। चलिए, अभी दीपक भाई ने पूछा मुझसे कि एफिडेविट कैसे वापस ले सकते हैं। तो एफिडेविट, आपके आसपास कोई वकील होगा, उससे मिलिएगा, उसको कहिएगा कि भाई मैंने किसी को एक एफिडेविट बना के दिया था कि भाई मेरे ब्याह पे तो उसको कहीं इस्तेमाल कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ अब कि मुझे समझ में आ रहा है कि वो गलत लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने एफिडेविट को वापस मंगाना है मुझे। तो क्या प्रक्रिया है? तो आप समझिए, एक लीगल नोटिस जाएगा, सिर्फ एक चिट्ठी के लिफाफे में, नॉर्मल चिट्ठी के लिफाफे में, उसकी कॉपी अपने पास रखिएगा और उसमें लिखिएगा कि मैं विजेंद्र कुमार सन ऑफ फलाना सिंह, या चलिए पूरा बताता हूँ आपको प्रारूप। मैं विजेंद्र कुमार सन ऑफ श्री गंगाराम, निवासी त्रिलोकपुरी, मैं पूरे होशवास में ये कह रहा हूं कि मैंने एक अपना एफिडेविट बना करके दिया था किसी के कहने में आकर के। मैं उस एफिडेविट को वापस चाहता हूं और वो किसी भी लीगल कानूनी कार्रवाई में इस्तेमाल ना किया जाए। कृपया करके मेरा एफिडेविट इतने दिन के अंदर, एक टाइम पीरियड डालिएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा मुझे वापस किया जाए। और यदि आप वापस नहीं करते हैं तो इतने तारीख के बाद वो निरस्त माना जाए। छुट्टी वापस भी करेंगे साहब और निरस्त भी हो जाएगा। ठीक है, गलती हुई है साहब, गलती को सुधार करेंगे। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, अब विदा चाहूंगा, कल फिर मिलते हैं। क्योंकि मेरी अभी वकील साहब से बात हुई, मुझे पता लगा था कि मुझे था कि शायद वकील साहब यहीं है हमारे, लेकिन पता लगा कि अब इलाहाबाद से लौटे नहीं है वकील साहब। तो जैसे ही इलाहाबाद से लौटेंगे तो उसका प्रारूप भी मैं आपको जैसे होता ना PDF में बना करके, मैंने कहा था आपको कि अगले दिन पेज में अपलोड करेंगे, लेकिन वकील साहब लौटे नहीं साहब, तो इस करके थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। आज या कल में जैसे ही वकील साहब आते हैं तो मैं उसका एक प्रारूप बनवा करके लीगल नोटिस का आप सबको दे दूंगा। उसको आप जिसको भी आपने भेजा है उसके नाम पर बना के भेजिएगा लीगल नोटिस को। एक 5 रुपये की या 2 रुपये की एक टिकट लगेगी, उस पर ऊपर चिपका दीजिएगा कोर्ट फीस की और भेजिएगा साहब। गुड नाइट, शब्बा खैर। और किसी को भी मेरी कही गई बात से अगर तकलीफ हुई है साहब, किसी भी मालिक के प्यारे को अगर मेरी किसी भी कही गई बात से लग रहा है कि ये तो काम खराब कर रहा है साहब, तो मैं भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, तो भी क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि बेपरवाह जी ने कहा है कि भाई ठीक है, जी पिताजी वापस सुनारिया धाम गए हैं, पर मीडिया कहाँ सो गया आज। कोई बात नहीं, सो जाना तो सच को में छपाए साहब। देखिए मज़ेदार बात, मैं सच को भी दिखा दूंगा आपको, ये लीजिए। क्योंकि ये भी बड़ा ज़बरदस्त आरोप होता है साहब कि सच को कुछ लिखता नहीं है। ये लीजिए, ये तारीख देख लें आप, 10 तारीख है साहब, 10/6, ये पूज्य गुरुजी, और यहाँ भी डेट लिखी हुई है, पढ़ लें आप, ये जून 10, 2021। ये लिखा है कि पूज्य गुरुजी स्वास्थ्य जांच के बाद वापस गए सुनारिया। ये चलिए ये भी पढ़ के सुना दूँ, इसमें भी एक आर्टिकल है छोटा सा। ये लिखा है इसमें, गुरुग्राम, पूज्य गुरु संत डॉक्टर राम रहीम सिंह जी इंसा गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पेट संबंधी बीमारी की जांच होने के बाद वापस पुलिस सुरक्षा में सुनारिया चले गए हैं। पूज्य गुरुजी की पेट में दर्द व ब्लड प्रेशर की अनियमितता यानी कि ऊपर उतार चढ़ाव के चलते 3 जून को PGI रोहतक में भी जांच हुई थी। आगे की जांच के लिए पूज्य गुरुजी 6 जून को मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में भर्ती हुए थे। डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधकीय समिति ने अपील की है कि आप की साथ संगत किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए और पूज्य गुरुजी की सदा तंदुरुस्ती के लिए सिमरन करते रहें। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा। अगर मेरी किसी बात से किसी भी सेवादार के मन को, उसके भावनाओं को ठेस पहुंची हो साहब, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, सर झुका करके और आपके पैरों में हाथ लगा के आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन सच बड़ा कड़वा होता है साहब, कहा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहुत सारी वीडियोज़ और छोटी छोटी आएंगी, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप होंगे। तो यार जी डरता नहीं इन सब चीज़ों से। जब ये तो अपने हैं, जब गैर हल्ला मचा रहे थे तब नहीं घबराए, तो अब भी कोई नहीं घबराने वाला है। चलिए मिलते हैं साथ संगत जी कल फिर शाम को 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। चलिए चलते चलते एक बात याद है कि चलो आज बिना तेल माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए।
चलो आज कुछ लोगों को बिना तेल माचिस के जलाया जाए, चलो सदगुरु को याद करके थोड़ा मुस्कुराया जाए। तो चलिए साथ संगत जी, धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा।